नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को मुगल साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। मुगल साम्राज्य के ऊपर मैं टोटल 3 वीडियो डालूंगा दोस्तों। ये इसका पार्ट 1 है और अगर आप लोग तीनों का तीनों पार्ट देख लेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो या एसएससी हो, अगर आएगा तो यहाँ से गारंटी फंसेगा दोस्तों। ठीक है, बात करें आज की वीडियो में आप लोग को क्या बताऊंगा तो मुगल साम्राज्य के बारे में प्रारंभिक ज्ञान, सूर्य साम्राज्य के बारे में रहेगा, पूरा का पूरा डिटेल में है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करें दोस्तों हम लोग आखिर मुगल थे कौन, तो दोस्तों जो मुगल थे वो तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे। कौन थे दोस्तों? तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे और उन्होंने अति परिष्कृत मिश्रित हिंदी फारसी संस्कृति को विकसित किया है। तो किस प्रकार की संस्कृति को उन्होंने बढ़ावा दिया था दोस्तों? तो मिश्रित हिंदी फारसी संस्कृति को क्या किया उन्होंने? बढ़ावा दिया है। बात करें दोस्तों जो 1700 के आसपास थे तो जो मुगल वंश था पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए थे। ये मैप आप देख रहे हो, यहाँ पर देखो तो एकदम ऊपर में पाकिस्तान साइड के एरिया से लेकर के पूरा का पूरा कहाँ तक, इधर बांग्लादेश साइड तक फैले हुए हैं और ऊपर में पूरा कश्मीर से लेकर के कावेरी घाटी तक फैला हुआ है दोस्तों अपना जो मुगल वंश है। ठीक है, बांग्लादेश से पूरा बलूचिस्तान तक फैला है। बात करें दोस्तों आखिर ये जो मुगल लोग थे ये हमारे भारत में आए क्यों थे, तो इसका एक ही कारण है, बाबर का साम्राज्य विस्तार करने का कारण। और बाबर को साम्राज्य विस्तार करने का कारण क्यों पड़ा ये सब भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मुगल साम्राज्य जो हमारे भारत में राज किए उनके सभी राजाओं का नाम क्रम के साथ। ट्रिक है दोस्तों इसका, सब्जी भाजी फॉर माँ साहब। मुगल साम्राज्य के सभी राजाओं के नाम को याद रखने का ट्रिक क्या है? सब्जी भाजी फॉर माँ साहब। तो पहला था बाबर। मुगलों का संस्थापक भारत में कौन था? बाबर था। एच से बनता है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का जो कार्यकाल था 1530 से लेकर के 1540 तक था। फिर शेरशाह सूरी उसको हरा देता है तो उसके बाद वो 15 साल तक समझ जाओ गायब है और 1555 से 1556 तक फिर आता है, 1 साल राज किया। उसके बाद फिर ए से क्या है? अकबर है। उसके बाद फिर जहांगीर, उसके बाद फिर शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह जफर, उसके बाद जहादर शाह, उसके बाद फिर आता है फारूक सैयर, उसके बाद मोहम्मद शाह, अहमद शाह, मोहम्मद आलमगिरी टू, शाह आलम टू, अकबर टू और सबसे अंतिम मुगल शासक अगर कोई है पूछेगा एग्जाम में तो कौन है दोस्तों? बहादुर शाह जफर। सबसे अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। इस चीज को याद रखना। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखोगे तो पूरा का पूरा मुगल शासक का नाम याद रहेगा। एक बार दो बार आप लोग रिपीट करके देखेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मेनली बाबर के बारे में। किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? बाबर के बारे में। और बाबर का पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था इसका पूरा नाम? जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म हुआ था समझ जाओ वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी को 1883 को जन्म हुआ है और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गया है, जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और वो भारत में मुगल वंश का क्या है दोस्तों? संस्थापक भी था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो फरगना घाटी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था, जो अब कहाँ पर है दोस्तों? उज़्बेकिस्तान में कहाँ है? कहाँ पर है? उज़्बेकिस्तान में है। और वो तैमूर लंग के परपोते थे और विश्वास रखते थे कि चंगेज खान उनके वंश के पूर्वज हैं। ठीक है, तो बाबर अपने आप को किसका पूर्वज मानता था दोस्तों? तो अपने आप को ये पूर्वज मानता था किसका? चंगेज खान का। और मुंबई यार नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बात करें दोस्तों बाबर के द्वारा लड़े जाने वाले प्रमुख युद्ध, तो प्रमुख युद्ध कौन से? इसका एकदम ट्रिक से याद रख सकते हैं, पान खा चल घर। ट्रिक है दोस्तों, पान खा चल घर। तो जो पानीपत का जो पहला लड़ाई है दोस्तों वो किसके किसके बीच लड़ा गया है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया है। और कब लड़ा गया था? ये 1526 में लड़ा गया था। बात करें दोस्तों इसमें बाबर जीता था, लेकिन कायदे से इसके पास सेना बहुत कम थी, वही 12,000 के आसपास सेना थी बाबर के पास। और इब्राहिम लोदी के पास कम से कम 1.5 लाख तक सैनिक थे, जिसमें हाथी घुड़सवार सब थे। लेकिन बाबर क्या था? कॉन्सेप्ट वाला बंदा था। उसने क्या किया था?
पहले ही लड़ाई से कुछ समय पहले क्या किया, जाकर के गड्ढा वड्ढा में बम छुपा दिया था। मतलब बाबर पूरा कॉन्सेप्चुअल लड़ा और इब्राहिम लोदी अपने पुराने ज़माने के तरीके से लड़ा। तो जिसके कारण से क्या हो गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था और जीता कौन था, बाबर। इसमें इब्राहिम लोदी अपने सेना को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाया और बाबर के पास कम सेना थी, लेकिन उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इब्राहिम लोदी को घेर लिया था चारों तरफ से, समझ जाओ। दूसरा था दोस्तों खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया है, बाबर के विरुद्ध। क्या हुआ था, बाबर को एक्चुअली में इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ही बुलाया रहता है, लेकिन क्या होता है, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद ना बाबर फिर भारत छोड़ के नहीं जाऊंगा बोलता है। तो अब राणा सांगा को लगता है मेरे लिए खतरा है, तो फिर खानवा का युद्ध होता है और खानवा के युद्ध में फिर राणा सांगा भी हार जाता है। क्या हुआ था इस समय ना, तोमारो ने क्या कर दिया था, राणा सांगा का साथ छोड़ दिया था, जिसके कारण से अपने राणा सांगा हार जाते हैं। उसके बाद चल से बनता है दोस्तों चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 21 जनवरी सन 1528 को और इसका नेतृत्व कर रहे थे राजपूत लोग थे और राजपूतों में मेन नेतृत्व कर रहे थे कौन, मेदिनी राय। कौन कर रहा था, मेदिनी राय। तो चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ है, बाबर के बीच और मेदिनी राय के बीच हुआ है। और इसमें कौन जीतेगा, जाहिर सी बात है अपना बाबर ही जीता है। और बाबर की सेना का रात भर में पहाड़ी को काट डालना, मतलब मेन इन्होंने क्या काम किया था, बाबर की सेना ने रात भर में पहाड़ी को पूरा पूरा क्या कर दिया है दोस्तों, काट दिया था। और अगला है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है 6 मई 1529 को लड़ा गया था और इसका जो अपोजिट में कौन थे, तो बंगाल के जो शासक थे नुसरत शाह, ठीक है, और नेतृत्व कर रहे थे महमूद लोदी। तो घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया है बोल सकते हो, बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था और जीता कौन है, अपना बाबर ही जीता है। क्रम से है दोस्तों 1526, 27, 28, 29। पान खा चल घर, पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, उसके बाद क्या आता है, तो घाघरा का युद्ध। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इतने सारी लड़ाई किसने लड़ा है, अपना बाबर लड़ा है। बात करें दोस्तों बाबर की मृत्यु, तो मरने से पहले जो था ना, बाबर अपना पंजाब, दिल्ली, बिहार ये सब का सब जीत चुका था और मरने से पहले उसने खुद की किताब भी लिखी थी, जिसमें उसके बारे में हर छोटी से बड़ी बात सब कुछ लिखा गया था। बाबर का जो बेटा था कौन था दोस्तों, हुमायूं। अब ये कहा जाता है, कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है ये देखना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं कि जब वो 22 वर्ष का था हुमायूं, तब एक उसको बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी हो गई थी। बड़े से बड़े वैद्य हकीम उसको बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे। सबका कहना था कि अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो बाबर क्या करता है, एक बार हुमायूं को बहुत ज़्यादा प्यार करते रहता था और वो अपना उत्तराधिकारी भी उसी को मानता था। तो एक दिन क्या हुआ था, बाबर जो था हुमायूं के पास गया और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे बेटे की बीमारी मेरे को दे दो, ठीक है, तो मैं अगर मर भी जाऊं लेकिन मेरा बेटा क्या हो जाए, बच जाए। ऐसा कॉन्सेप्ट में वो भगवान को बोलता है। तो ऐसा होता है कि बाबर का तबीयत धीरे धीरे खराब होता है और हुमायूं का तबीयत धीरे धीरे ठीक होता है। तो लोग सोचते हैं कि हाँ ये वही उसी चमत्कार के कारण हो रहा है। और जब हुमायूं पूरी रूप से ठीक हो जाता है तो बाबर मर जाता है। ये ऐसा है, ये कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है नहीं पता, लेकिन इसी चीज़ को माना जाता है। ठीक है, तो बाद में क्या होता है 1530 में अपना हुमायूं पूरी रूप से ठीक हो जाएगा और बाबर जो है 1530 में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर राजगद्दी पर कौन बैठेगा, हुमायूं, उसके बाद राजा बनता है। तो अब देखते हैं दोस्तों हम लोग हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का पूरा नाम है नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या है दोस्तों, नसरुद्दीन हुमायूं। और जो हुमायूं का जो शासन था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों में रहा है। इसका शासनकाल 2 भागों में बटा हुआ है दोस्तों, एक 1530 से लेकर के एक 1540 तक और उसके बाद फिर है 1555 से 1556 तक। क्या हुआ था इसके बीच में, शेर शाह सूरी का बीच में शासन चला है। थोड़ा देर बाद देखेंगे उसको हम लोग। हुमायूं की जीवन शैली का नाम, मतलब हुमायूं के ऊपर जो एक जीवनी लिखा गया है उसका नाम क्या था दोस्तों, हुमायूंनामा। और उसको किसने लिखा है, तो उन्हीं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। क्या था दोस्तों, ये जो हुमायूं था ना बहुत ज़्यादा शरीफ और बहुत सीधा साधा आदमी था, इसलिए शेर शाह सूरी खैर इसको हराता भी है बाद में। तो इसको जलन हो करके उसकी बहन उसके ऊपर लिखती है हुमायूंनामा लिखी है। ठीक है, बात करें दोस्तों आखिर कैसे हुमायूं हटा और शेर शाह सूरी आया। तो एक चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों, और चौसा का युद्ध जो है भारतीय इतिहास में लड़ा गया सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में से एक है।
जो 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर शाह के बीच में चौसा नामक जगह पर लड़ा गया है। ठीक है, किसके किसके बीच लड़ा गया है? हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। चौसा के युद्ध में क्या होता है, हुमायूं ने कुछ गलती किया था और हार गया था। लेकिन क्या किया, हारने के बाद वहां से हुमायूं क्या होता है, भाग जाता है और एक भिश्ती का सहारा लेकर के किसी तरह गंगा नदी पार करके फिर अपना जान बचाता है। लेकिन अभी वो निर्णायक रूप से नहीं हारा है। ठीक है, इसके बाद एक और युद्ध होता है, वो युद्ध होता है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है दोस्तों? हुमायूं और सूर साम्राज्य के संस्थापक जो थे शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। और यह युद्ध होता है 1540 में। और इस युद्ध में दोस्तों फिर से शेर शाह सूरी जीतता है और हुमायूं हार जाता है। अब हुमायूं के पास कोई चारा नहीं बचता है, भारत छोड़ करके जाना ही पड़ता है उसको, हुमायूं को। तो अब शासन आ जाता है कि इसका शेर शाह सूरी का, उत्तर भारत का सम्राट कहा जाता है इसको। बात करें दोस्तों शेर शाह का जन्म, शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ है? तो शेर शाह सूरी का जो जन्म है दोस्तों सासाराम शहर में हुआ है। और सासाराम कहाँ पर है? तो बिहार में है और बिहार के रोहतास जिले में आता है सासाराम। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछता है दोस्तों कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या है? तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान और वो भारत में जन्मा एक पठान था जिन्होंने हुमायूं को क्या कर दिया, 1540 में हरा करके उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य का स्थापना किया था। बात करें दोस्तों शेर शाह सूरी ना, पहले बाबर जब था ना उसके सैनिकों में एक प्रकार का एक सैनिक जो था, सैनिक टाइप का बस था। बाद में बाबर ने उसको कुशलता को देख करके उसको सेनापति बना दिया था और फिर बिहार का राज्यपाल उसको बाद में नियुक्त किया गया था। बात करें 1537 में जब हुमायूं कहीं अपने सुदूर अभियान में गया हुआ था, तब शेर शाह क्या करता है ना, बंगाल पर कब्जा कर लेता है और सूरी वंश की स्थापना कर देता है। अब भैया स्थापना करोगे तो उसको चिढ़ तो मचेगा ना। तो 1539 में क्या करता है शेर शाह पर ना हुमायूं क्या करता है, हमला कर देता है और चौसा की एक लड़ाई होती है जिसमें क्या होता है, अपना शेर शाह जीत जाता है। फिर 1540 में एक और लड़ाई होती है जिसमें फिर क्या होता है, निर्णायक रूप से ये शेर शाह जीत जाता है और पूरे के पूरे भारत में फिर किसका कब्जा हो जाता है, शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट। ये मात्र और मात्र 5 साल तक राज किया, 1540 से लेकर के 1545 तक। अपने 5 साल के शासन के दौरान उसने नई नगरी और सैन्य प्रशासन की स्थापना किया था। याद रखना, पहला रुपया जारी किसने किया है, तो शेर शाह सूरी ने ही किया है। और रुपया जो है, अभी भारत की जो मुद्रा है, रुपया शब्द का यूज भी किसने किया था सबसे पहली बार, तो वो शेर शाह सूरी ने ही किया है। भारत में की डाक व्यवस्था को पुनः संगठित भी किया था इसने। और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना किसने किया है, तो शेर शाह सूरी ने। बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अफगानिस्तान में काबुल से लेकर के बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना किसने कराया था, तो शेर शाह सूरी ने। इस चीज को याद रखना। ठीक है, बात करें दोस्तों इसका मृत्यु कैसे हुआ था, तो 22 मई 1545 में चंदेल राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए शेर शाह सूरी का क्या हुआ था, कलिंजर जिले की घेराबंदी किया था। और जहां पर क्या हुआ था, उक्का नामक एक अग्नेयास्त्र से निकला गोला उसके पास ही फट गया और जिससे वो क्या हो गया था, अपना शेर शाह सूरी मर गया था। लड़ाई किसके साथ हो रहा था उसका, चंदेल राजपूतों के साथ। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। बात करें दोस्तों, शेर शाह सूरी मरने से पहले ही अपना खुद का मकबरा बनाने का काम शुरू कर दिया था और उनका जो गृहनगर सासाराम स्थित है उसका मकबरा है, सासाराम में ही उनका मकबरा भी है। ठीक है, और एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ है। यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली काम का बेजोड़ नमूना है। इतिहासकार इस नमूने को क्या बोलते हैं, मतलब ना ये ऐसा है कि ना अगर इसको आप लोग अंदर से देखोगे तो लगेगा कि ये किसी हिंदू का मंदिर होगा और अगर बाहर से देखोगे तो ये किसी मुस्लिम का है लगेगा। ठीक है, मतलब हिंदू और मुस्लिम का एकदम कॉम्बो पैक है, बेजोड़ नमूना है। और शेर शाह सूरी कभी किसी मतलब धर्म वाला नहीं था, वो दोनों धर्मों को बराबर मानता था। बात करें दोस्तों इसके बाद हम लोग सूरी सल्तनतों की सूची, मतलब शेर शाह सूरी के बाद और कौन कौन राजा बने थे, तो शेर शाह सूरी के बाद बना था इब्राहिम शाह सूरी, उसके बाद आया इस्लाम शाह सूरी, उसके बाद आया फिरोज शाह सूरी, उसके बाद मोहम्मद शाह आदिल, उसके बाद सिकंदर शाह सूरी और मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है आदिल शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी के बाद अपने को याद रखना है दोस्तों आदिल शाह सूरी को, बीच में छोटे मोटे आए हैं और गए हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आदिल शाह सूरी है जो वो आप लोग अगर गिन सको तो देखो, वो 7वें नंबर का शासक है और वो अंतिम सूरी शासक है। और ये जो था दोस्तों, ये सिकंदर शाह सूरी का भ्राता था।
ठीक है। बात करें दोस्तों, हुमायूं ने 1555 में अपने हारे हुए साम्राज्य को ईरान साम्राज्य की मदद लेकर आदिल शाह सूरी को हराकर मुगल साम्राज्य को वापस पा लिया था, ठीक है ना। तो किसको हराया है उसने? सबसे लास्ट जो सूरी शासक था, कौन था? आदिल शाह सूरी, उसको हराया और बाद में फिर उसको क्या कर दिया, साम्राज्य को पा लिया था। लेकिन वो ज़्यादा समय तक राजा नहीं बना पाया और 1556 में क्या हो गया, बेचारा मर गया था। बात करें दोस्तों, जनवरी 1556 में दीप पनाह भवन में स्थित एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई है? तो सीढ़ियों से गिर करके हुआ है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। और हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि किसने कहा है, तो लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं का जीवन जो था, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा था, ठीक है। तो मतलब क्या था, गिरते पड़ते इन द सेंस वो सीढ़ी से गिर करके मरा है, और उसका जो शासन काल था वो भी क्या था, गिरते पड़ते ही चल रहा था। तो ऐसा किसने कहा है? तो लेनपुल ने कहा है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों हम लोग हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली के पुराना किला के पास स्थित है, जो 1533 में हुमायूं द्वारा स्थापित किया गया था। यह ऐसा पहला मकबरा है जिसके निर्माण के लिए लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। ये देख रहे हो आप लोग, लाल पत्थर दिख रहा होगा आप लोग को चित्र में, ठीक है। इसमें किस प्रकार का पत्थर का उपयोग किया गया है? तो लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। इस मकबरे के अंदर कई स्मारक भी बने हुए हैं। दक्षिण द्वार में प्रवेश करते ही इसे स्मारक दिखाई देते हैं। यह मकबरा आकर्षक होने के कारण 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। तो इस मकबरे को 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो दिल्ली के पुराने किले के पास है, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में मैं आप लोग को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिसका उसके बारे में देखेंगे। मुगलों का सबसे मेन अगर सम्राट बोल दे किसी को तो वो अकबर ही था, ठीक है। तो ये अपने सेकंड पार्ट में रहेगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरा सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।